प्रिय विद्यार्थियों, आज अपना एजिंग का तीसरा व्याख्यान। आज के व्याख्यान में हम जो विभिन्न थ्योरीज दी गए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये थ्योरीज हमारे सामने है। मुख्यतः मैंने 9 लिखी है, लेकिन ये 4 हैं। पहली है प्रोग्राम्ड सेनेशन थ्योरी, एंडोक्राइन थ्योरी, इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी और एरर थ्योरीज। और ये बाकी जो 5 से लेकर 9 तक है, ये एरर थ्योरी के ही भाग हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रोग्राम्ड सेनेशंस थ्योरी, यह परिणाम होता है एक सीक्वेंसिंग स्विचिंग ऑफ एंड ऑन स्पेसिफिक जीन्स के अपने शरीर के अंदर होते रहते हैं, जिसके कारण से यह अवस्था अनुसार ये फिक्स्ड तय कि कब ये जीन के अंदर ये सक्रिय होंगे और कब ये इनका कार्य करना बंद करेंगे, उस प्रकार का ये प्रोग्राम्ड सेनेशन थ्योरी इन वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी। इसका जो उदाहरण है हेफलिक लिमिट्स कहते हैं इनको। ये फाइब्रोब्लास्ट के अंदर ये फाइब्रोब्लास्ट 50 डिवीजन तक लगभग डिवाइड करते हैं और उसके बाद में 50वें के बाद में ये रुक जाते हैं। ये स्विचिंग एंड ऑफ प्रोग्राम सीक्वेंसिंग थ्योरी है। दूसरी थ्योरी एंडोक्राइन थ्योरी। बायोलॉजिकल क्लॉक एक्ट थ्रू हार्मोन्स टू कंट्रोल द पेस ऑफ एजिंग। हमें सबको मालूम है कि अपने शरीर के अंदर स्थित जैविक घड़ी, यह जैविक घड़ी हार्मोन्स के द्वारा अपने जीर्णता को कंट्रोल करती है। ये हार्मोन्स हमारी वृद्धि को, मेटाबॉलिज्म को, तापमान को, स्ट्रेस को और इन्फ्लेमेशन को, इन सब को कंट्रोल करते हैं। इसका सबसे जाना पहचाना जो उदाहरण है वो है मीनोपॉज, रजोवृत्ति। इसके अंदर महिलाओं में प्रजनन करने की क्षमताएं और उनमें आने वाला मासिक चक्र वो बंद हो जाता है हार्मोन्स के कारण से। और 2 हार्मोन जो मुख्यतः इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जब इनका स्तर कम हो जाता है तो मीनोपॉज आता है। इस दौरान के अंदर कई इसके सिम्टम्स भी अपने को दिखते हैं, एकदम गुस्सा करना, हॉट फ्लैशेस और इंसोम्निया, ये इससे संबंधित मीनोपॉज की बीमारियां हैं। फिर है इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी। A program declines in the immunological system leads to an increased vulnerability to disease, aging and death. जब हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमताएं जो पाई जाती है, उम्र के साथ में इसमें कमी आती है, जिसके कारण से विभिन्न बीमारियां शरीर के अंदर उत्पन्न होने लग जाती है, जिसके कारण से मृत्यु प्राप्त होती है। इसका एक उदाहरण उन्होंने जो हेल्पर सेल जिसे कहते हैं टी सेल्स को, उनकी संख्या कम हो जाती है वृद्धावस्था के अंदर, तो जिसके कारण से ये जो ऑटो इम्यून सिस्टम्स हैं, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ विभिन्न प्रकार की, ये उम्र के साथ में मनुष्य के शरीर में आती है। फिर जो चौथी थ्योरी है थ्योरी ऑफ एरर थ्योरीज, उसके अंदर ये विभिन्न जितने भी मैंने अभी आपसे आगे चर्चा करूंगा ये इस हेडिंग के अंदर आएगी। तो सबसे पहले इसके अंदर वियर एंड टीयर थ्योरी, यानी उपयोग के साथ में घिसते अधिक उपयोग के कारण से उनमें ह्रास होता है। ईयर्स ऑफ डैमेज टू सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स इवेंचुअली वियर देम आउट, यानी लंबे समय तक ये कार्य करने के बाद में स्वतः ही अपने आप खत्म होते चले जाते हैं और ये अपने आप को और शरीर को धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है स्केलेटन सिस्टम का, किस प्रकार स्केलेटन सिस्टम कमज़ोर पड़कर ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारी भी हो जाती है। फिर है रेट ऑफ लिविंग थ्योरीज। अब हम सब जानते हैं कि जिसके सांस की गति या जिसके शरीर की मेटाबॉलिक गतिविधि बहुत अधिक होती है, उनका जीवन काल छोटा होता है। फ्री रेडिकल्स और मेटाबोलाइट प्रोडक्ट्स
प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन सेनिसेंस, यानी ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये अपने जीर्णता के अंदर। यह जो मुक्त मूलक सिद्धांत है यह हर्मन ने 1956 में दिया था। उनके अनुसार जीर्णता शरीर में विभिन्न क्रियाओं से बनने वाले ये मुक्त मूलकों के कारण आए परिवर्तनों का परिणाम हो सकती है। ये जो मुक्त मूलक अत्यंत अस्थिर एवं क्रियाशील होते हैं, इनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स इस क्रियाशीलता का कारण होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इसके अंदर होते हैं वो इनके अंदर इस क्रियाशीलता, अधिक क्रियाशीलता के कारण होते हैं। यह ऊतकों में ऑक्सीकरण कर क्रियाएं करते हैं जो वसा, कोलेजन जैसे अणुओं को अपघटित करते हैं। सुपर ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्सी रेडिकल्स इस प्रकार के क्रियाशील मुक्त रेडिकल होते हैं। ये वसाओं का परऑक्सीडेज कर सकते हैं और प्रोटीन और डीएनए को क्षति पहुंचा सकते हैं। शरीर में अपाच्य की अनेक अभिक्रियाओं में से ये मुक्त मूलक बनते हैं और सामान्यतः कुछ निरोधक कारणों द्वारा अप्रभावी भी किए जा सकते हैं। शरीर में सामान्य तौर पर पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स जो मुक्त मूलक अक्रियाशील बनाते हैं वो होते हैं विटामिन सी और ई, सुपर ऑक्साइड्स, डेक्सट्रोज, कार्टिलेज, ग्लूटाथियोन परऑक्साइडेज। ये प्रतिऑक्सीकरण एंजाइम्स हैं जो मुक्त मूलक को नष्ट करते हैं। नीचे एग्जाम्पल भी मैंने दिया है जिसके अंदर जो जितनी भी पक्षी हैं उनका जीवन काल बहुत थोड़ा होता है क्योंकि उनकी रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बहुत अधिक होती है। हम सब जानते हैं कछुए जैसा जीव जिसका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत कम होता है वो बहुत लंबे समय तक जी पाते हैं। फिर आता है क्रॉस लिंकेज थ्योरी। क्रॉस लिंकिंग थ्योरी, इसके अंदर ये कह रहे हैं कि उसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है क्रॉस लिंक प्रोटीन्स का जो कि प्राप्त होते हैं डैमेज सेल और ऊतकों द्वारा, और ये शरीर को धीरे धीरे नष्ट करते चले जाते हैं। एग्जाम्पल है नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन अकर्स when glucose molecule attached to a protein causing a chain of chemical reaction resulting in the structural change of a protein। यानी जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन के साथ जब अटैच होता है जिसके कारण से उस प्रोटीन के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं। उसी के आगे से दिए कि किस प्रकार से ये डीएनए को अटैक करता है और उसके अंदर म्यूटेशन पैदा कर कर उसका या तो एजिंग प्रोसेस को तेज गति प्रदान करेगा या फिर कैंसर जैसी भयंकर बीमारी उत्पन्न करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बताया गया है। ये डायग्राम के द्वारा एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उत्पन्न होते हैं और ये वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हास कर कर और डीएनए को डैमेज करते हैं और उस सेल के फंक्शन को अव्यवस्थित इम्पेयर कर देते हैं। फिर है कैटास्ट्रॉफी थ्योरी। कैटास्ट्रॉफी थ्योरी होती है जिसके अंदर एकदम अचानक किसी चीज़ के अंदर कोई परिवर्तन हो, बहुत अधिक खतरनाक परिवर्तन हो। तो इसके अंदर है एनी डैमेज टू द एंजाइम सिस्टम दैट सिंथेसाइज प्रोटीन इन द बॉडी विथ अ फॉल्टी प्रोटीन सिंथेसिस। अगर कोई भी एंजाइम जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है वो अगर परिवर्तित हो जाए तो उसके अंदर अपने जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा वो सही नहीं होकर और दूसरे प्रोटीन का निर्माण करेगा जिसको शरीर की आवश्यकता नहीं है और वो शरीर के अंदर कोई ना कोई बीमारी पैदा करेगा। एक एग्जाम्पल जो सबसे अच्छा है वो एग्जाम्पल है कि जैसे मैंने विटामिन सी और ई के बारे में जिक्र किया था जो फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं, लेकिन कई लोग इसको अत्यधिक काम में लेते हैं जिसके कारण से ये कार्सिनोजेनिक हो जाते हैं और ये कैंसर जैसी बीमारी के लिए न्योता देते हैं। उस इंक्रीज्ड रिस्क हो जाती है पेशेंट के अंदर कैंसर जैसे। फिर है सोमेटिक म्यूटेशन।
एक होता है जेनेटिक म्यूटेशन जो जनन कोशिकाओं में पाई जाए, वो जेनेटिक म्यूटेशन है। बाकी कोशिकाओं में पाए जाने वाले को सोमेटिक म्यूटेशंस कहते हैं। पहले धीरे धीरे जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं और फिर बाद में ये अक्यूमुलेट होकर सोमेटिक सेल्स के अंदर आ जाते हैं। उसके कारण सोमेटिक सेल जो एक सामान्य कोशिकाएं हैं वो डिटोरिएट अकार्यशील हो जाती है और अपना जो फंक्शन है उस फंक्शन को भी वो धीरे धीरे कम कर देती है, छोड़ देती है। ये जो बहुत सारे जब ये म्यूटेशंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं ये डीएनए को डैमेज करते हैं। ये डीएनए की जो एबिलिटी है सेल्फ रिपेयर की वो ख़त्म हो जाती है और ये रिपेयर नहीं कर पाता, जिसके कारण से एजिंग होती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये तो सारा था अपना एजिंग के संबंध में। अब जब हम एजिंग की बात करते हैं तो ये जो जीर्णता को किसी एक सिद्धांत द्वारा समझ पाना संभव नहीं है। जीर्णता इन सभी सिद्धांतों का सम्मिलित प्रभाव हो सकता है। इस भौतिकी युग में जैसे जैसे मानव प्रकृति से विमुख होता जा रहा है, इसका सीधा प्रभाव मानव की आयु पर पड़ रहा है। यह हम सब आजकल आधुनिक युग में देख रहे हैं। मानव की जीर्णता लंबे समय से शोध कार्य चल रहा है। सबसे ज़्यादा जिसमें हर एक आदमी की रुचि है कि किस तरह से अपने आप को लंबे समय तक जीवित रख सके और वो भी बिना बीमारी के अपने आप को रख सके। हम पाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीवन काल शहरी लोगों से तुलना में अधिक होता है। प्राकृतिक वातावरण में रहने के कारण से और वह शारीरिक श्रम की अधिकता होने के कारण से उनमें तुलनात्मक देरी जीर्णता की हमको देखने को मिलती है। मनुष्य 100 के स्थान पर 150 वर्ष जीवित या अमर बना रहना चाहता है। जीर्णता पर चल रहे शोधों का लक्ष्य जीवन के रहस्यों को खोजना व मनुष्य की जो औसत आयु है उस तक उसे जीवन क्षम बनाए रखने के लिए सारी खोज की जा रही है। वृद्धावस्था में मनुष्य की देखभाल व वृद्धावस्था के रोग को मनुष्य की तामीरदारी, जिसे जरा चिकित्सा या जीरियाटिक्स कहा जाता है, इस दिशा में चल रहे शोध कार्य का प्रमुख लाभ देने वाला आगे सिद्ध होगा। यह मैंने पिछले व्याख्यान पे भी आपसे जीरियाटिक्स पर बात की थी कि हर एक बड़े हॉस्पिटल में आजकल हमको ये नया विभाग देखने को मिलता है जिसके अंदर वृद्ध अवस्था में ये सामान्य बीमारी जो उम्र से संबंधित है उनका किस तरह से उपचार किया जा सकता है और उनसे किस तरह से बचा जा सकता है या उनको विलंब से शरीर में हो उनको अपन दबाए रख सकते हैं, उन पर ये विभाग कार्य करता है। विद्यार्थियों, इसके साथ आज अपना जीर्णता का एजिंग का टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। मैंने आपको 3 व्याख्यानों के माध्यम से इस टॉपिक को समझाने का प्रयास किया है। मैंने मेरी तरफ से आपको एक एक थ्योरी का विस्तृत अध्ययन कराया है। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया असाइनमेंट आप निश्चित करेंगे और मुझ तक वापस व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे। धन्यवाद।